स्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ा रहे हैं भारत के प्रमुख स्मारक। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये हर प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर उठाकर आप देखिए तो ये क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो कुछ पार्ट में आज आपको पढ़ाऊंगी, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये कभी इधर से उधर नहीं होते, क्योंकि ये वो स्मारक हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया को भी जानकारी है और भारत को तो होनी ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट है आपका दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट है आपका ये इंडिया गेट। तो इंडिया गेट की स्थापना हुई थी 1921 को बच्चों। स्थान है ये राजपथ मार्ग पर पड़ता है दिल्ली में। तो अगर स्थान पूछा जाए कि इंडिया गेट का स्थान कहाँ क्या है, तो राजपथ मार्ग दिल्ली। इसके डिज़ाइनर कौन था? सर एडविन लुटियंस था। ये 6th 7th 8th की बुक में आपको मिल जाएगी जानकारी, वहाँ से भी आप। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप NCERT ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको जब क्वेश्चन मिलें तो आपके दिमाग में रहे कि ये मैंने पहले भी पढ़ा है। तो इसका डिज़ाइनर था सर एडविन लुटियंस। महत्व क्या है इसका? अब इंडिया गेट का महत्व क्या है? इसका महत्व है युद्ध स्मारक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की याद में, जो पहला युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जितने भी शहीद हुए थे हमारे भारतीय सैनिक, जिनको ज़बरदस्ती बाहर युद्ध के लिए भेजा गया था, तो वो जो सैनिकों की याद में उनके नाम लिखे हुए हैं वहाँ पर। उन सैनिकों के आप जा कर के देखें, अगर बड़े बड़े अक्षरों में आपको ना दिखाई दें तो दूरबीन से भी आपको वो जो देखते हैं हम, जिससे वो उससे हम देख सकते हैं वहाँ तो अक्षरों में नाम लिखे हुए हैं। तो इंडिया गेट स्थापना दिवस, इसका जो स्थापना दिवस था वो था 1921। स्थान है राजपथ मार्ग दिल्ली। डिज़ाइनर था इसका सर एडविन लुटियंस। महत्व था इसका, जो हमारे शहीद सैनिक हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। सेकंड है बच्चों आपका दिल्ली का लाल किला। आपने बहुत सुना होगा इंडिया गेट, दिल्ली का लाल किला। तो इसका निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब हुआ था? तो 1638 से 48 तक इसका निर्माण हुआ था, यानी 38 में स्टार्ट हुआ था और 48 तक ये समाप्त हुआ होगा। तो 1638 से 48 तक। स्थान कहाँ पर है इसका? इसका स्थान भी दिल्ली में है। निर्माता कौन था इसका? तो इसका निर्माता शाहजहाँ था। मूल नाम क्या है उस किले का? तो किला मुबारक इसका मूल नाम है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उसमें ये आया हुआ है। जो यूनेस्को विश्व को धरोहरों को अपने इस जगह पर स्थान देता है, उनको कैटेगरी देता है, ये 2007 में उसमें स्थापित हुआ है, या यूनेस्को उसने अपने उसमें शामिल किया है कि लाल किला मतलब एक अच्छी धरोहर है। मुग़ल स्थापत्य कला की इसमें झलक मिलती है, क्योंकि मुग़लों ने ही बनाया था। चूने पत्थर से निर्मित, वास्तविक रंग इसका सफ़ेद है। तो चूने पत्थर से बना है और जो इसका वास्तविक रंग है वो सफ़ेद है, लेकिन इसको बाद में इस तरीके के कलर में करा, तो इसका रंग भी पूछा जाता है। तो जो वास्तविक कलर है वो है वाइट कलर का। नेक्स्ट है बच्चों ताजमहल। आप साथ में चित्र भी देख रहे होंगे। अगर चित्र भी पूछा जाता, कोई एग्ज़ाम बच्चे ऐसे दे रहे हैं जिनको जो चित्रकारी के माध्यम से वो पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप इसके साथ साथ इनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। तो ताजमहल, इसकी स्थापना हुई थी 1653 ईस्वी में, यानी 1653 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। स्थान है इसका आगरा, उत्तर प्रदेश। सभी जानते होंगे बच्चे के जो घूमने जाते हैं और जो नहीं भी घूमने जाते हैं, काफ़ी फेमस है ये। तो स्थान इसका आगरा, उत्तर प्रदेश में है। और इसका निर्माता भी कौन था? शाहजहाँ था। क्योंकि अब ये दिमाग में रखें कि शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया, कहते हैं कि मुमताज़ की याद में, पर पता नहीं किसकी याद में बनवाया था, ये तो वही जाने, लेकिन मुमताज़ की याद में बनवाया ऐसा बोला जाता है। और ये जो अब इसको इसके संबंध में देखें कि जो दिल्ली का लाल किला है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था, और जो ताजमहल है आगरा का वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। मुग़ल स्थापत्य कला शैली में ये निर्मित है। ऑफिस सा है कि अगर कोई मुग़ल बनवा रहा है तो वो अपनी स्थापत्य कला में ही बनवाएगा।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको स्थान दिया गया है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बताया गया है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इसे बनवाया था, ऐसा बताया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लिंगराज मंदिर। भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ। ये मिक्स मैच में आपको पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस। तो भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में, लिंगराज मंदिर निर्माण हुआ था इसका 11वीं सदी में और स्थान भुवनेश्वर है। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं सदी में। इसका स्थान पूछा जाता है इस मंदिर का, तो ये स्थान है भुवनेश्वर में। ये भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो ये लिंगराज मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। निर्माता कौन था इसका? सोमवंशी राजा ययाति। जो सोमवंशी राजा था ययाति था। और स्थापत्य शैली इसकी नागर कलिंग शैली में, नागर शैली में, और इसका निर्माण जो हुआ है लाल पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर क्या है, कहाँ पर है, कैसे, किसको समर्पित है? तो भगवान श्री कृष्ण को ये समर्पित है। स्थापत्य शैली नागर में है। और इसके अलावा ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? पूरी ओडिशा में। जगन्नाथ मंदिर का आपने देखा होगा, हर साल उनका वो यात्रा निकाली जाती है, तो ये ओडिशा में पड़ता है। इसके अलावा निर्माण जो हुआ था इसका 12वीं सदी में हुआ था बच्चों। देखो बच्चों लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। इसके अलावा जो इसके निर्माता हैं अनंत वर्मन चोडगंग कहते हैं इनको, और ये 4 धर्मों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में से एक बताया गया है और ये बहुत ही मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान साक्षात वहाँ पर जीवित है, आज भी उनका दिल धड़कता है भगवान जगन्नाथ का। और इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है आपका, और जो ये क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, देखो इनकी जो फ़ोटोज़ दी हुई हैं मैंने, उनको भी आप अच्छे से एनालिसिस कर लें, अच्छे से देख लें, ताकि कभी कोई इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उसको समझ पाएँ। कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से ये समर्पित है, फेमस है। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर भी। इसकी स्थापत्य शैली नागर शैली में है। निर्माण 13वीं सदी में हुआ था। देखो बच्चों मैंने एक तरफ से ही लिया है क्वेश्चन कि लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, चोडगंग ने इसका निर्माण करवाया था, श्री कृष्ण को जगन्नाथ मंदिर समर्पित है, और लिंगराज मंदिर, लिंग के नाम से आप समझ जाना कि भगवान शिव की बात हो रही है। तो भगवान जी शिव जो हैं उनको उनके लिंगराज मंदिर के नाम से ये फेमस है। ययाति ने इसका निर्माण कराया था, ये भी नागर शैली में है। जगन्नाथ मंदिर भी नागर शैली में है और कोणार्क शिव मंदिर सूर्य मंदिर जो है वो भी नागर शैली में है। इसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था और ये कहाँ पर है? ये भी ओडिशा में है। कोणार्क ये कहाँ पर है? ओडिशा में। निर्माता कौन था? नरसिंह देव गंग थे। ये गंग जो राजा थे उन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका पत्थर कैसा है बच्चों? लाल पत्थर का उपयोग, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो स्थल में शामिल है, यानी कि ये यूनेस्को में शामिल किया गया। बल्कि जितने भी मंदिरों की मैं बात कर रही हूँ उनका निर्माण इतना उच्च कोटि का है बच्चों, ये सारे ही मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के काबिल हैं। बल्कि कंपैरेटिवली देखें तो ये ऐसी मंदिर हैं लगता है कि इंसानों ने नहीं, खुद भगवान ने इनका निर्माण किया है, क्योंकि इनकी स्थापत्य कला, इनकी ऊंचाई, जिस तरीके से इनका निर्माण हुआ है मंदिरों का, वो बहुत ही उच्च कोटि का है और इतने वर्षों पहले हुआ वो आज भी वैसे ही हैं। इनकी मेंटेनेंस भी कोई ख़ास काम होता नहीं है इन पर। तो ये निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण नरसिंह देव ने कराया था कोणार्क। नेक्स्ट है बच्चों खजुराहो के मंदिर। हिंदू और जैन मंदिर के नाम से फेमस हैं। वहाँ हिंदुओं के भी मंदिर हैं और जैनी भाई हैं उनके भी मंदिर हैं। स्थापत्य कला इसकी भी नागर है। आप ज़्यादातर देखना जो हिंदुओं मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन होंगे अपने आप दिमाग में बैठा लेना, वो नागर शैली में स्थापित
हुए हैं। उनकी जो शैली है वो स्थापत्य जो शैली अपनाई गई है, उसको जो बनाया गया है वो बिल्कुल नागर शैली में। बिल्कुल आँख बंद करके इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस में आप लगा देना, टिक कर देना कि ये नागर शैली में बनाए गए हैं। इसका निर्माण 10वीं और 11वीं सदी में हुआ बच्चों। निर्माता कौन थे? चंदेल शासक थे इसके। लाल पत्थर का उपयोग किया गया। पहले लाल पत्थर ज़्यादा उपलब्ध होता था तो ज़्यादातर राजा लाल पत्थर का ही उपयोग करते थे। उससे एक रीज़न और भी था कि लाल पत्थर बहुत जल्दी गंदा भी नहीं होता और उसकी मेंटेनेंस सालों साल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान है खजुराहो, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर ये स्थान स्थापित है। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको जगह मिली हुई है। इस मंदिर को यानी यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर किन को समर्पित हैं? हिंदू, जैन और बौद्ध को भी समर्पित हैं। स्थापत्य इसकी शैली कौन सी है? नागर है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 11वीं सदी में हुआ। निर्माता कौन थे इसके? तो चंदेल शासक थे। इसके बनाने में कौन सा पत्थर का इस्तेमाल हुआ? लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। ये मंदिर किस स्थान पर है? तो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वो स्थान है वहाँ पर मध्य प्रदेश में। और ये किस में शामिल? यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अलावा बच्चों 5th है आपका कंदारिया महादेव मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है महादेव मंदिर। तो महादेव का नाम ही कंदारिया मंदिर, या सिर्फ ऐसे आता है कंदारिया मंदिर किसको समर्पित है? तो ये श्री महादेव भगवान को समर्पित है। स्थापत्य शैली इनकी, इस मंदिर की भी क्या है? नागर शैली है। और निर्माण 11वीं सदी में हुआ है। निर्माता यशोधर्मन चंदेल राजाओं ने बनवाया। ये चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर को भी निर्माण किया था। और 11वीं सदी में जो कंदारिया का मंदिर है, महादेव का मंदिर, उसका जो यशोधर्मन चंदेल था उसने इस मंदिर का निर्माण कराया। और ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये भी स्थान है खजुराहो यानी मध्य प्रदेश। और इसका भी निर्माण लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। अब आप इसको ट्रिक लगा लें। कुछ मंदिरों को छोड़ करके ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जितने भी, देखो स्मार्ट पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको थोड़ा सा दिमाग और एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि जैसे जितने भी मंदिर हैं नागर शैली में बने हैं, तो अगर मंदिरों की बात आती है तो नागर शैली में आएगी। अगर वो पत्थर की बात आती है तो लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। आपको क्या तैयार करना है? किस राजा ने कौन सा मंदिर बनाया। तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही अपने आप तैयार आपके हो रहे हैं। तो कंदारिया महादेव मंदिर भी लाल पत्थर का उपयोग हुआ है इसका। अब आते हैं बच्चे मोढेरा सूर्य मंदिर। तो देखो आप सुन तो रहे होंगे, सोच रहे होंगे इतने सारे मंदिर कहाँ हैं, क्योंकि हम तो अपने आसपास के छोटे मंदिरों में, जो अपने घर परिवार के मंदिरों के आसपास जाते हैं तो वही देखते हैं, या जिसने ट्रैवल किया हो, जो घूमने गए हों, कुछ बच्चे गए भी होंगे तो उन्होंने देखे होंगे। लेकिन आपको नॉलेज एंसेंट हिस्ट्री जितनी भी है उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो आप उसको स्टडी करते रहें ताकि आपको इन मंदिरों से रिलेटेड जब आपके क्वेश्चन आए तो आपको और भी अच्छे से याद हो सके। मैं बार बार कहती हूँ बच्चों, NCERT ज़रूर पढ़ें ताकि जितना भी कुछ छूटता तो नहीं है, हम तो वहाँ से भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको जहाँ बच्चों की निगाह भी नहीं जाती। किसी लाइन में भी एक क्वेश्चन रह जाता है NCERT का, हम उसको भी निकाल के आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अब आपका मोढेरा सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। अब मोढेरा सूर्य मंदिर के नाम से, सूर्य के नाम से ही आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आता है मोढेरा सूर्य मंदिर किसको समर्पित है। इतना कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ामिनर, क्योंकि आजकल हाई स्तर लेवल पर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सीधा सा है कि सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित होगा। निर्माण इसका हुआ था 1026 में। निर्माता इसके थे भीमदेव प्रथम। अब भीमदेव कई थे, लेकिन सूर्य मंदिर का निर्माण, मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने कराया था। स्थान मोढेरा गुजरात में पड़ता है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, मोटा भाई गुजरात। तो मोढेरा मोटा भाई इस तरीके से ये गुजरात में पड़ेगा। इसका भी निर्माण लाल पत्थर का उपयोग हुआ है इसके निर्माण में भी, और इसकी स्थापत्य वेसर शैली की है।
स्थापत्य शैली जो है इसकी बेसर है। तो आप मोढेरा बेसर या मोढेरा मोटा भाई गुजरात और सूर्य मंदिर को इस तरीके से याद रख सकते हैं। 1026, तो इस तरीके से ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बहुत लेंथी पढ़ते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मैं आपको जैसे भी पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से भी आपको याद करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़ते पढ़ते ही फिंगर्स पे याद हो रहे होंगे कि इतना इजीली मैं आपको पढ़ा के समझा रही हूँ। तो इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों, आगरा का लाल किला। देखो मिक्स मैच क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, और हम इस तरीके से आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कंफ्यूज करके, ताकि आप एक लाइन से पढ़ रहे हो फिर एकदम नया टॉपिक आता है तो आप भूल जाते हो कि अच्छा अभी ये पढ़ा था, अच्छा तो ये फिर आगे से पढ़ लें। लेकिन अगर आपको मिक्स करके पढ़ना है ना तो बहुत जल्दी आपको याद होता है। तो एकदम से आपको अब क्या आ रहा है, फिर से आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है, आगरा का लाल किला निर्माण कार्य पूरा हुआ इसको 1573 में, यानी 1573 में इसका निर्माण हुआ और कार्य पूरा हुआ। इसका निर्माता कौन था, अकबर था। आगरा का जो किला लाल किला था उसका निर्माण तो करवाया था अकबर ने, और जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही लाल किला देखते हैं एकदम से लगा देते हैं शाहजहां, लेकिन दोनों में अलग अलग है भाई। जो वहाँ का था आगरा का वो करवाया था अकबर ने, और दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एक को याद कर लें और दूसरे को ये सोचें कि ये, लेकिन ऐसे भी ये अकबर ने कराया था। अकबर का तुमने नाटक वाटक भी देखे होंगे बच्चों आप सब ने, तो थोड़ा सा दिमाग में होगा। तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने। मुग़ल स्थापत्य कला शैली में ये निर्मित है, तो क्योंकि मुग़ल बना रहे हैं तो उसी स्थापत्य कला में होगी। तो जब ये लाल किले बाल किले के नाम आते हैं तो इनको आप ये सोचो कि ये मुग़लों ने बनाए थे, ठीक है। तो ये मुग़लों ने ही निर्माण कराया था, तो स्थापत्य कला भी वही है। तो अपने मन में बिठा लें कि स्थापत्य कला जो मुग़लों ने निर्माण कराया था, अपने आप आँख बंद के आप करके ये पर टिक लगा देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मुग़ल स्थापत्य कला में ये निर्मित है। नहीं, इसके अलावा बच्चों ये लाल बलुआ पत्थर, इसका बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। किस कलर से, लाल से। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1983 में इसको शामिल किया गया था। मूल नाम इसका बादलगढ़ किला के नाम से जाना जाता। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, मूल नाम पूछा जाता। कितने सारे हाई लेवल के IAS PCS में भी पूछे जाते हैं कि इसका मूल नाम क्या है, तो इसका मूल नाम है बादलगढ़ का किला। नेक्स्ट है बच्चों बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसने निर्माण करवाया, कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कब हुई थी, 1602 में, फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू फारसी स्थापत्य कला का ये मिश्रण है। तो इसमें ये देखना कि जो बुलंद दरवाज़ा था, बुलंद को ऐसे अपने दरवाजे के नाम से रखना कि इसमें सब तरीके के लोग निकलते हैं। ऐसे ट्रिक लगाओ कि जो बुलंद दरवाज़ा था उसमें हर कम्युनिटी के लोग निकल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, हिंदू फारसी स्थापत्य कला का मिश्रण हुआ। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से ये बनाया गया था जो ये दरवाज़ा है, और विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी इसको बताया जाता है। इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि अकबर ने कोई गुजरात में विजय प्राप्त की थी और उसके बाद इसका निर्माण करवाया था। समअष्टकोणीय दरवाज़ा, 42 सीढ़ियाँ हैं इसमें। तो क्या है इसमें, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, 42 सीढ़ियाँ हैं। नेक्स्ट है बच्चों चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखो बच्चों, इसका निर्माण हुआ था 1551 में, यानी 1591 में, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर है बच्चों, हैदराबाद में। इसका निर्माता कौन है, कुली कुतुब शाह है। तो चार मीनार कुली कुतुब शाह है इसका निर्माता, यानी उसने इसका निर्माण कराया होगा। प्लेग उन्मूलन के लिए बनी मस्जिद, कोई जब प्लेग हुआ था तो उसको ख़त्म करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी। इस्लामिक स्थापत्य कला में ये बनाई गई है। पूर्ण रूपेण ये इस्लाम जैसे मुसलमानों का स्थापत्य कला होती है तो उस तरीके से बनाई गई है। ग्रेनाइट, चूना पत्थर व संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चार मीनार कहाँ पर है,
तो बड़ी जल्दी बच्चे क्वेश्चन मैं जिनको ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कई बच्चे मेरे पास ऐसे आए, जैसे ही चार मीनार इस तरीके के नाम आते हैं तो इधर उधर का लगा के वो दिल्ली की कुतुब मीनार लगा देते हैं। अरे भाई, मीनार तो सारी होती हैं, अब ये भी तो देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है चार मीनार, उसने कुतुब मीनार नहीं पूछा, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई थी, ये पूछ रहा है चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। 1591 में इसका निर्माण हुआ था। और इसको देखो कि कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये प्लेग जब फैला था उसको रोकने के लिए इस मस्जिद का कहते हैं निर्माण कराया गया था। और ये इस्लामिक स्थापत्य कला शैली में बनाई गई है। पत्थरों के बारे में, चूना पत्थर के बारे में पूछा जाता है तो ग्रेनाइट चूना पत्थर व संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा बच्चों, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो हैं ये जैनों ने बनवाए हैं। जैन धर्म का मंदिर है ये। स्थापत्य शैली इसकी भी नागर शैली में है। निर्माण 11वीं-13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इसके जो निर्माता उन्हें कहा जाता है जो बनवाते हैं, जो इस चीज़ का निर्माण करते हैं उसको निर्माता कहा जाता है। तो इसका निर्माता थे राष्ट्रकूट वंश और स्थान है इसका माउंट आबू, राजस्थान। ये बहुत बड़े स्तर पर मंदिर बनाया हुआ है। माउंट आबू से ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी, कि जाकर अगर बच्चों आप घूमोगे ना तो सारी दुनिया, यूरोपियन देशों को भी आप भूल जाओगे, इतनी खूबसूरत जगह है ये। माउंट आबू राजस्थान में है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। और ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं ये, बहुत सारे मंदिर हैं उस जगह पर। इसके अलावा बच्चों, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर का। तो ये जैनियों ने नहीं कराया था और राष्ट्रकूट वंश ने इसके निर्माता थे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई गुरु जरूर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आया राष्ट्रकूट वंश के कि भाई हमें तो निर्माण करना है। उनके दरबार में जैनियों का बहुत वर्चस्व रहा होगा। जब मंदिर बनते हैं या कोई इस तरीके का निर्माण होता है तो किसी न किसी गुरु का वर्चस्व होता है, तो उनका रहा होगा। तो राष्ट्रकूट वंशों ने निर्माण करवाया। ये माउंट आबू, ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो माउंट आबू बहुत कम बच्चों को पता है बच्चों कि ये राजस्थान में और हमारे देश में इस नाम से भी कोई चीज़ है। जब जो पढ़ रहे हैं, जो लर्नर हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों को ज़रूर जानकारी होगी। जो बिगनर हैं उन बच्चों को एकदम से नाम जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये माउंट आबू तो शायद बाहर है। तो ये राजस्थान, गुजरात में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ये बहुत सारे मंदिर हैं जैनियों के और ये नागर शैली में बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों, कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बाबा कैलाश कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पर। तो इस तरीके से याद रखना कि कैलाश का मतलब है शिव को समर्पित। स्थापत्य शैली इसकी कैसी है, बेसर शैली में ये बनाया गया है। निर्माण 5 से 7वीं सदी में हुआ है। निर्माता राष्ट्रकूट वंश थे जिन्होंने दिलवाड़ा जैन मंदिरों को बनाया था। स्थान एलोवेरा गुफाएं, जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। गुफा संख्या 16, कैलाश मंदिर की गुफा संख्या 16 है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इस मंदिर को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। देखो अब ये सोचना, अब टिक लगाओ कि 10 अवतार किसने लिए थे, भगवान श्री कृष्ण ने। विष्णु भगवान का रूप है वो, और विष्णु जी ने इतने सारे अवतार लिए हैं और आने वाले समय में वो कल के अवतार लेंगे, ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में बुजुर्गों के द्वारा। तो ये भगवान विष्णु को कैलाश 10 अवतार मंदिर समर्पित है। इसकी स्थापत्य शैली भी बेसर है और ये 5वीं सदी में बना था। निर्माता गुप्त वंश थे इनके और स्थान देवगढ़ उत्तर प्रदेश है। अब जो देवगढ़ है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थान है इनका, इसका 10 अवतार मंदिर का। विष्णु जी को समर्पित है। स्थापत्य शैली इसकी बेसर है। निर्माण 5वीं सदी में, देखो कितनी पुरानी सदी में निर्माण हुआ है और राजा गुप्त वंश थे। अब देखो बच्चों, मैं आपको गुप्त वंश पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गुप्त वंश हैं वो 2 पीढ़ियाँ चलती हैं, 2 अलग अलग से डायनेस्टी चलती है। लेकिन बच्चों को हिस्ट्री में नॉलेज ही नहीं हो रही है कि क्योंकि पढ़ाते ही स्टार्टिंग में जो हमें पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, तो कभी भी वो डिवाइड करके नहीं पढ़ाते, बस गुप्त वंश पढ़ा दिया।
हर बच्चा कंफ्यूज है, क्योंकि मैं एज ए टीचर जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करते सामने से कि ये नाम चेंज हुआ तो ये कौन से गुप्त हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हमको सालों साल इतनी बड़ी लगती हैं कि याद नहीं हो रहा है वो उस सदी में था तो फिर वो उस सदी में कैसे आया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो तभी समझ में आएंगी जब आप हमसे पढ़ें, और जो NCERT हैं उनसे भी थोड़ा सा आप उसमें भी समय दें, ताकि आपको अच्छे से डीप नॉलेज हो सके। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है बच्चों गोल गुम्बद। ये कहाँ पर है, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1526 से 56 तक। अब ये 26 से 56 क्यों लिखते हैं? ये शुरू हुआ था 26 में, यानी 1526 में, और 56 तक ये बनता रहा, समाप्त हुआ। निर्माता इसका मोहम्मद आदिल शाह था। स्थान ये विजयपुर कर्नाटक में है। स्थान इसका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसका जो निर्माता था, बनाने वाला था, वो था आदिल शाह। कभी कभी आदिल शाह भी आ जाता है और कभी कभी मोहम्मद आदिल शाह भी नाम आता है। मोहम्मद आदिल शाह जो था वो उसकी 2 पत्नियों को समर्पित है। ये मोहम्मद आदिल शाह है, उसकी 2 पत्नियों को समर्पित है गोल गुम्बद। उसकी पत्नी रही होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी पत्नी होती थी राजाओं के। इसमें एक विव स्प्रिंग गैलरी भी है। इसके अलावा बच्चों हवा महल कहाँ पर है? इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था बच्चों 1799 में, यानी 1799 में जयपुर में। तो हवा महल के नाम से आप जयपुर को जानते हो ना, हवा महल के इस तरीके से, तो उसको कॉल रिलेट करना कि ये जयपुर में है। इनके निर्माता कौन थे? इनके निर्माता थे महाराज सवाई प्रताप सिंह। तो महाराजा सवाई, क्योंकि वो हम अब उधर राजस्थान की तरफ जा रहे हैं तो आपको हिंदू राजाओं के नाम मिलेंगे। 953 खिड़कियां थी इसमें के साथ 5 मंजिल इमारत। इसका एयर कंडीशनिंग होना, लाल एवं गुम्बदी जो गुल भी था, बलुआ पत्थर से निर्मित हिंदू स्थापत्य कला शैली में ये निर्मित है। तो अब ये देखो कि जो ये इसका जो निर्माण कराया था, 953 खिड़कियां हैं इसमें, 5 मंजिल इमारत है, तो कितनी हवा आती होगी। तो इसका एयर कंडीशनिंग होना इसको स्थापित करता है कि बहुत ही ठंडी हवा आती होगी, जैसे कि AC में से हवा आती है ठंडी ठंडी। तो उसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों जो आपका जंतर मंतर है। निर्माण 1724 यानी 36 तक इसका निर्माण हुआ। 1724 में इसको बनाना शुरू किया। इसके निर्माता कौन थे? महाराजा जयसिंह सेकंड थे। देखो इनके नाम क्या होता था कि सेम नाम रखे जाते थे, पिता का वही नाम, पुत्र का भी वही नाम, पुत्र के पुत्र का वही नाम। तो होता क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको याद करने पड़ते हैं। तो महाराजा जयसिंह सेकंड ने ये निर्माण करवाया था जंतर मंतर का। ये नई दिल्ली में है बच्चों। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन व मथुरा तक ये है। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा धूप घड़ी है। ये गखोलीय वेधशालाएँ थी। कहते हैं कि इस जंतर मंतर के अंदर जो जितने भी गखोलीय शैली के वो जो मतलब एक रिसर्च होती है, जो वहाँ पर धूप का से ही पता चल जाता था वहाँ की धूप जिस लेवल पर आती थी, अब 1 बजा है या सुबह के 9 बजे हैं या रात के 4 बजे हैं, या दिन का पूरा टाइम टेबल वहाँ सिस्टम आपको बिना घड़ी के भी पता चल जाता है। और ये एक गखोलीय वेधशाला थी। तो पूछा जाता है कि कौन ऐसी गखोलीय वेधशाला थी जो दिल्ली में है? वो है आपका जंतर मंतर। जो दिल्ली के बच्चे होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, और जो बाहर से घूमने आते होंगे उन्हें भी नॉलेज होगी। जिन्होंने पढ़ा होगा इतिहास उन्हें तो ज़रूर ही नॉलेज होगी, क्योंकि कुछ बच्चे साइंस के भी होते हैं, बाद में चेंज कर लेते हैं अपनी साइड, तो वो हिस्ट्री ले लेते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन हम समझाइए आपको इस तरीके से रहे बहुत शॉर्ट में, और एक ही पैराग्राफ में 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जो कि आपको 15-20 क्वेश्चन जब पेपर पढ़ोगे बुक के तब जाके आपको वो क्वेश्चन तैयार होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कुतुब मीनार। ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1193 यानी 1193 में इसका निर्माण हुआ था। लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। इसमें लाल पत्थर लगाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक
इल्तुतमिश दोनों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का मतलब एक तरीके से गुरु था। ये शब्द आया था जब दिल्ली में इसने आक्रमण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ये तो कुछ ही दिन रहा है यहाँ पर, और फिर इल्तुतमिश को दे करके ये अपनी राजशाही चला गया था वहाँ से, दिल्ली से। तो इल्तुतमिश ने इसको बाद में पूरा कराया था। तो ये क्वेश्चन अगर ये आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने कराया। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। हम बहुत जल्दी में आपने टिक लगाते चले जाते हैं। देखो बच्चों, मैं तो बार बार वैसे ही समझा रही हूँ जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ। हर एक चीज़ बच्चों को मैं समझाती हूँ, कहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और समाप्ति की थी इल्तुतमिश ने। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से निर्मित मीनार है। ऊंची तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये ईंटों से बनी है, तो इसे विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से निर्मित मीनार में शामिल किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य है। फिरोज तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। ये जितने भी हमारे स्थल हैं उनके बारे में आपको A to Z जानकारी मैंने दी है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बार बार मैं आपको बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ कि लाइक ज़रूर करें अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई में कुछ भी आपको समझ में आता है जब वीडियो देखते हैं। लेकिन सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।